हाँ जी दोस्तों, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो काइंडली पॉज द वीडियो एंड रीड इट वेरी केयरफुली। इसको पहले पढ़ लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट पॉज कर लेना, ठीक है। चलो, आई होप आपने पढ़ लिया है, मैं आगे कर रहा हूँ। ओके, सो आपने पढ़ लिया होगा कि ट्रिकॉन निमोनिक वाली वीडियो है। अगर आपको समझना है कि नहीं सर, हमको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, साथ में रटना है, समझने के साथ रटना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे देता हूँ पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच का। बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच है अपना ऑडिट का यूट्यूब पे, वहां जाओ, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा समझने के साथ साथ। अभी अपन चलो शुरू करते हैं अपनी शॉर्ट वीडियो से समझ रटने वाली। सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 3 डिस्कसमेंट आईसी के अंदर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की क्या लिमिटेशन होती है, इसको अपन को याद करना है। चुम्मा किस इन हिंदी सी, चुम्मा सी। ऑडिटर को आईसी का चुम्मा, 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 ऑडिटर को आईसी का चुम्मा। ओके, CHUMA सी, चुम्मा सी, ऑडिटर को आईसी का चुम्मा। सो सी से कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय, एच से ह्यूमन एरर, यू से अनयूजुअल एंड आउटसाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन, एम से मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, ए से अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी बाय कंट्रोल ओनर, सी से कॉस्ट ऑफ आईसी हायर देन बेनिफिट। ठीक है, सो क्या सी से कॉल्यूजन था, सी से कॉल्यूजन था, साथ साथ बोलना, सी से कॉल्यूजन था। सी एच, एच से ह्यूमन एरर था, एच से ह्यूमन एरर था। यू से अनयूजुअल ट्रांजेक्शन थे, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन से। एम से मैनिपुलेशन हो गया मैनेजमेंट का, मैनिपुलेशन हो गया मैनेजमेंट से ही। ए से CHUM, ए से अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी था, अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी बाय कंट्रोल ओनर हिमसेल्फ। फिर वापस सी आ गया, फर्स्ट सी से था कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय, फर्स्ट सी से था कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड अगली बार सी से क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल लगाने की है, वो ज्यादा आ रही है बेनिफिट से, वो ज्यादा आ रही है बेनिफिट से। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव में पहले दो को बांटो, ट्रांजैक्शन एंड असेट, ट्रांजैक्शन और असेट। ट्रांजैक्शन और असेट, ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए भाई, ट्रांजैक्शन ऑथराइज होना चाहिए और सही से रिकॉर्ड होना चाहिए। नॉर्मल दिमाग में ना ट्रांजैक्शन का आपको क्या इंटरनल कंट्रोल रखना है, यही तो इंटरनल कंट्रोल रखना है कि ट्रांजैक्शन सही से होना चाहिए, एक तो रिकॉर्ड और ऑथराइज होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ऑथराइज होना चाहिए, प्लस वो रिकॉर्ड भी फिर प्रॉपर होना चाहिए, प्लस वो रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। असेट के अंदर क्या होना चाहिए, असेट को हमको सेफगार्ड रखना है, असेट को सेफ्टी रखना है भाई, कंपनी के असेट सेफगार्ड रखना है, इसलिए टाइमली उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, टाइमली फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। सो ट्रांजैक्शन ऑथराइज होना चाहिए, रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। असेट में क्या देखना है, सेफगार्ड होना चाहिए अनऑथराइज एक्सेस से, तो उसका फिजिकली वेरीफाई कर लो, फिजिकली वेरीफाई कर लो टाइम टू टाइम। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है माइक्रा, कंट्रोल इंपोनेंट क्या होता है, माइक्रा होता है। ये क्या होता है, माइक्रा, इसको पढ़ लो, क्या होगा ये, माइक्रा, ये होगा माइक्रा। ओके, सो इसको माइक्रा, इसको कैसे याद रखना है, माइक्रा। कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज माइक्रा, माइक्रा, MICRA, माइक्रा, MICRA। एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम विच आर रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच आर रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सी से कंट्रोल एनवायरमेंट, सी से कंट्रोल एनवायरमेंट। आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ए से कंट्रोल एक्टिविटीज, ए से कंट्रोल एक्टिविटीज। सो MICRA, एम से क्या, वापस साथ साथ बोलो, एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम विच आर रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, MIC, सी से कंट्रोल एनवायरमेंट, सी से कंट्रोल एनवायरमेंट। आर से रिस्क असेसमेंट, आर से रिस्क असेसमेंट। ए से एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज, ए से कंट्रोल एक्टिविटीज, MICRA। ये अपना हो गया माइक्रा कंपोनेंट ऑफ आईसी। पॉइंट्स अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट अपने ऊपर पढ़ा अभी, MICRA के अंदर सी था कंट्रोल इन्वायरमेंट, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है, आईपीसी, आईपीसी जो होता है ना इंडियन पिनल कोड, अगर उसके अंदर सजा होगे ना तो शार्प जैसे वहां पे रेंगते फिरोगे, फिर आप बाहर नहीं आने जेल से। ठीक है, तो आईपीसी में सजा होगे तो शार्प जैसे वहां पे रेंगते फिरोगे, योर लाइफ विल बी लाइक ए शार्प स्नैक। ओके, सो इफ यू विल कन्विक्टेड गेट कन्विक्टेड अंडर द आईपीसी सेक्शन, देन योर लाइफ विल बी लाइक शार्प यू स्नैक इन हिंदी। ठीक है, सो आईपीसी शार्प, इसको ऐसे याद रखना है। सो आईपीसी SHEP। आई से इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, आई से इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। पी से पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, पी से पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG। अब मैं समझाने पे भी ध्यान नहीं दूंगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी केवल याद रखना है। आई से इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, पी से पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, सी से कंपिटेंस ऑफ कमिटमेंट, सी से कंपिटेंस ऑफ कमिटमेंट। एस से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ए से असाइनमेंट और ऑथोरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, पी से फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, पी से फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आईपीसी शार्प, आईपीसी शार्प। आई से इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, पी से पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, सी से कंपिटेंस ऑफ कमिटमेंट, एस से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एच से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ए से असाइनमेंट और ऑथोरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, पी से फिलोसॉफी। आई से इंटीग्रिटी, पी से पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, सी से कमिटमेंट कंपिटेंस ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, आईपीसी। SHAP, एस से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एच से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, SHA। ए से ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, पी से फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, पी से फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये आईपीसी शार्प। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, अपन ने ऊपर पढ़ा था कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, वो पढ़ा था अपन ने असेट एंड ट्रांजैक्शन वाला, उसके भी दो पॉइंट थे। अब यहाँ पे अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम का क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो भाई, ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड वैल्यूड ऑन रियल टाइम बेसिस।
transaction should be properly recorded and valued on real time basis. Transaction should be properly recorded and valued on real time basis. Transaction should be properly recorded and valued on real time basis. Transaction should be properly recorded and valued on real time basis. प्लस CDS एक अलग से याद करना है, प्लस CDS एक अलग से याद करना है. Transaction should be properly recorded and valued on real time basis. प्लस CDS एक अलग से याद करना है. Whether transaction are properly posted, all transaction record हो गए, value हो गए correctly, real transaction ही record हुए हैं timely basis पे. All transaction are properly recorded and valued on real time basis. प्लस CDS classification disclosure summarization. ठीक है, ये भी हो गया. जनरल कंडीशन ऑफ इंटरनल चेक की कंडीशन CID अपडेटिंग जेल कंट्रोल. CID अपडेटिंग जेल कंट्रोल. सो CID अपडेटिंग जेल कंट्रोल. सी से कस्टडी ऑफ बुक एंड असेट एक जने के पास नहीं होना चाहिए. कस्टडी ऑफ बुक एंड असेट एक जने से पास नहीं होना चाहिए. सी से कस्टडी ऑफ बुक एंड असेट एक जने से पास नहीं होना चाहिए. आई से इंडिपेंडेंट कंट्रोल एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट कंट्रोल एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए. डी से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में. डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में. तो तीनों पॉइंट एक जैसे ही सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बोलते हैं. बुक्स और सेट अलग अलग जने के पास रखो. इंडिपेंडेंट कंट्रोल एक जने को मत दो. डी से डिस्ट्रीब्यूशन करो. पावर फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पावर को अलग अलग दो. अपडेटिंग जॉब कंट्रोल. अपडेटिंग जेल CID अपडेटिंग जेल. जे से जॉब रोटेशन. ए से अकाउंटिंग कंट्रोल ओवर ईच असेट. ए से अकाउंटिंग कंट्रोल ओवर ईच असेट. ए से असेट भी आ सकते हो, अकाउंटिंग कंट्रोल भी आ सकते हो. आई से इन्वेंट्री, एल से लीविंग करेज. आई से इन्वेंट्री और एल से लीविंग करेज. सो बुक्स का और असेट का अलग अलग रखना है. सी से कस्टडी अलग रखनी है. आई से इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं देना है किसी भी बंदे को. किसी के पास एक सिंगल कंट्रोल बंदे के पास नहीं होना चाहिए. डी से डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है पावर और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पावर अलग अलग रखना है. अपडेट द कंट्रोल टाइमली बेसिस. जॉब रोटेशन JAIL जॉब रोटेशन टाइम टू टाइम करते रहो बंदों का. ए से असेट पे बिल्कुल ध्यान रखना है, अपन को कंट्रोल रखना है. आई से इन्वेंट्री का ध्यान रखना है. जब भी अपन इन्वेंट्री को ठीक है समझाऊंगा नहीं, ईयर एंड पे जब भी अपन काउंट करते हैं तो उस वक्त उसको स्टॉप कर दो उसका मूवमेंट. एल से लीव इनकरेज करना है उसको स्टाफ को कि साल में एक बार तो लीव पे जा भाई, तेरा काम चेक करेंगे हम. ये एक बार फालतू पॉइंट फटाफट देख लो. कंसीडरेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक. कंसीडरेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक. क्या कंसीडरेशन रखने हैं अपन को? तो इसके अंदर CADS और कुछ नहीं, फटाफट याद कर लो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. CADS क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रेजल, डी से रिवीजन ओवर, एस से स्टैंडर्डाइजेशन. CADS क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अप्रेजल, डी से रिवीजन ओवर, एस से स्टैंडर्डाइजेशन. सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अप्रेजल, डी से रिवीजन ऑफ वर्क, एस से स्टैंडर्डाइजेशन. दैट इज CADS. लेटर ऑफ मटेरियल वीकनेस. ठीक है, अपन जो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अंदर, तो इसके अंदर लेटर ऑफ मटेरियल वीकनेस अपन पढ़ेंगे कि अपन को अगर कोई वीकनेस मिली तो क्या लेटर में लिख के देंगे अपन TCWG को. अपन लिख के देंगे कि किस किस एरिया में वीकनेस मिली और हमारे क्या सजेशन है. सजेशन क्यों देंगे? क्योंकि वो सजेशन उनके लिए वैल्यूएबल होंगे. अपन क्यों सजेशन देंगे उनको? सजेशन एक तो वीकनेस ये मिली है, उसको फिर सजेशन देंगे इसको इंप्रूव करने के लिए. सजेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सजेशन उनके लिए वैल्यूएबल होंगे, जिससे उनकी लीगल लाइबिलिटी कम होगी. वो सजेशन उनके लिए वैल्यूएबल होंगे, उससे लीगल लाइबिलिटी कम होगी. और उनको ये भी बोल देंगे ये तो केवल हमको मिले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी हो सकता है कि और भी वीकनेसेस हो पर हमको मिले नहीं हो, ये भी हो सकता है. सो विच एरिया डू यू फाइंड द वीकनेस? लिस्ट डाउन द एरिया एंड सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट. वीकनेस कहाँ पे है लिस्ट डाउन करूंगा, उसको सजेशन दूंगा. सजेशन क्योंकि वो वैल्यूएबल होंगे मैनेजमेंट के लिए और लीगल लाइबिलिटी रिड्यूस होगी. वैल्यूएबल रेफरेंस फॉर मैनेजमेंट टू इंप्रूव रिस्ट्रिक्ट द इंप्लीमेंट सिस्टम. रिड्यूस लीगल लाइबिलिटी कम होगी, मैं सजेशन दूंगा उससे क्योंकि वो वैल्यूएबल है. मिनिमम लीगल लाइबिलिटी एंड लॉस ड्यू टू वीक IC. मतलब और कुछ होगा पर मैं बोल यहाँ पे और कुछ रहा हूं क्योंकि मुझे तुमको याद कराना है, मीनिंग में भी तुमको नहीं समझा रहा हूँ. ठीक है, और उसके अलावा ये भी मुझे बताना है कि इसके अलावा भी और वीकनेस हो सकती है पर मेरे को अभी तक मिली जो मेरे को मिली है मैं केवल वो भी बता रहा हूँ. ठीक है, सो लिस्ट डाउन करनी है मुझे सारे वीकनेस और सजेशन को एक साथ लिस्ट डाउन करनी है. और सजेशन क्यों देना है? क्योंकि वो वैल्यूएबल होगी मैनेजमेंट से, जिससे उसकी लीगल लाइबिलिटी कम हो जाएगी. और अदर भी बताना, ये भी बताना है कि इसके अलावा भी और वीकनेस हो सकती है पर मेरे को जो मिली है मैंने केवल वही लिस्ट डाउन करी है. रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कुछ नहीं, नॉर्मल प्रोसेस है. मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मुझे अचीव करने से कौन रोक रहा है. मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, कौन सा थ्रेट मुझे अचीव करने से रोक रहा है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मुझे रोक पाएगा. कितनी प्रोबेबिलिटी है मुझे रोक पाएगा. मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, कौन सा थ्रेट मुझे रोक रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी है मुझे रोक पाएगा. फिर मैं उससे लड़ूंगा, उसको मारूंगा, वो मुझे रोक रहा है तो उसको लड़ूंगा. फिर बचा कुछ रेसिडुअल रिस्क देख लूंगा, व्हाट डू वी वांट टू अचीव. मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन मुझे रोक रहा है मतलब आप मेरे को अचीव करने से. आइडेंटिफाई द इवेंट अफेक्ट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. जो कौन सा इवेंट जो मुझे अफेक्ट कर रहा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने से. तो अब मैं देखूंगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है मुझे रोक पाएगा. असेस द लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट. प्रोबेबिलिटी कितनी लाइक्लीहुड है मुझे रोक पाएगा. अगर मुझे रोक रहा है तो मैं उसको मारूंगा, उससे लड़ूंगा, उससे
रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट द रिस्क, मैं उसको रिस्पॉन्ड दूंगा, मिटिगेट करूंगा रिस्क को, फिर फाइनल रेसिडुअल रिस्क को असेस कर लूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, कौन सा थ्रेट मुझे, कौन सा इवेंट मुझे रोक रहा है, कितना लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी है कि वो मुझे रोक पाएगा, उसके बाद मैं उसको मारूंगा, उसको मैं रिस्पॉन्ड दूंगा, मिटिगेट करूंगा रिस्क को, फिर असेस करूंगा रेसिडुअल रिस्क को। ठीक है, चलो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, एसओपी क्या होता है, या फिर इवेल्युएट कंट्रोल इन्वायरमेंट, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। सो आईटी कंपनी के पास कोई भी गुड, आईटी कंपनी की एसओपी अच्छी नहीं होती, इसलिए जॉब एट आईटी कंपनी इज वेरी रिस्की, जॉब एट आईटी कंपनी इज वेरी रिस्की, जॉब एट आईटी कंपनी इज वेरी रिस्की, जॉब एट आईटी कंपनी इज वेरी रिस्की। जॉब से 3 पॉइंट बनेंगे, तीनों एक तरीके से सेम है, सिग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी में जॉब रोटेशन भी आता है, एसओडी के अंदर ही आता है, जॉब रोटेशन भी इसी के अंदर ही आता है, उसी कंट्रोल के अंदर, और एक आईटी बेस्ड, और एक डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर भी तो जॉब के अंदर ही करते हैं, अलग अलग जॉब बंदों को अलग अलग पावर देते हैं। तो 3 पॉइंट, जॉब एट आईटी कंपनी इज रिस्की, जॉब से 3 पॉइंट बन गए, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गए, एक तो सिग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जॉब रोटेशन हो गया, और पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया, तो ये 3 पॉइंट तो हो गए जॉब के। आईटी कंपनी इज रिस्की, आईटी बेस्ड कंट्रोल, आईटी से आईटी बेस्ड कंट्रोल, रिस्क से एंटरप्राइज रिस्क सिस्टम, रिस्क है एंटरप्राइज रिस्क सिस्टम, रिस्क से एंटरप्राइज रिस्क सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया जॉब एट आईटी कंपनी इज रिस्की। स्टेप्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना मतलब रिस्क असेस करना, तो मेरे को रिस्क ढूंढना है कि रिस्क कहाँ हो सकती है और कितनी लाइक्लीहुड है ये रिस्क की कि ये मुझे इंपैक्ट करेगी। रिस्क को ढूंढना मतलब रिस्क को असेस करना, और कितनी लाइबिलिटी है कि ये रिस्क मुझको अफेक्ट करेगी, कितनी लाइबिलिटी, कितनी लाइक्लीहुड है कि ये रिस्क मुझे अफेक्ट करेगी, और किस किस असर्शन पे अफेक्ट करेगी, कितनी लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी की ये रिस्क अफेक्ट करेगी, और किस किस असर्शन पे अफेक्ट करेगी। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब रिस्क को असेस करना, असेस द रिस्क, असेस द रिस्क, रिस्क को असेस करना, कितना लाइक्लीहुड है कि रिस्क मुझे अफेक्ट करेगी, और किस किस असर्शन को अफेक्ट करेगी, डॉक्यूमेंट्स द असर्शन विच आर अफेक्टेड, कंसीडर द इंपैक्ट ऑन ईच असर्शन। ठीक है, तो असर्शन दोनों हो जाएंगे। असेस द रिस्क, डिटरमाइन द लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी फॉर विच रिस्क नीड टू बी, मतलब कितनी लाइक्लीहुड है कि वो मुझे असेस रिस्क मुझे इंपैक्ट करेगी, और किस किस असर्शन को करेगी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही होता है रिस्क को असेस करना, रिस्क असेस करना, और कितनी लाइक्लीहुड है मुझे इंपैक्ट करेगी, और किस किस असर्शन को करेगी, डॉक्यूमेंट दैट द असर्शन आर अफेक्टेड, एंड कंसीडर इंपैक्ट ऑन ईच असर्शन, वेदर अकाउंट बैलेंस, वेदर इट्स अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये वाला एक अलग टुकड़े में हो गया, ये अलग टुकड़े में। अगर फिर उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क मिल गई, कोई भी सिग्निफिकेंट भारी रिस्क, तो मैनेजमेंट से पूछेंगे, तो मैनेजमेंट से पूछेंगे, मैनेजमेंट भाई इतनी सिग्निफिकेंट रिस्क है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप इससे कैसे डील करोगे, तो बोलेगा हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है ना, वो डील कर लेगा ऐसे। भाई ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और यूनिक नेचर की रिस्क है, ये बहुत यूनिक नेचर की रिस्क है, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल इससे डील नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही इनहेरेंट रिस्क है ये तो। ठीक है, तो कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिली तो उसको बोलेंगे मैनेजमेंट भाई तुम कैसे डील करोगे, तो मैनेजमेंट भाई बोलेगा कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है, पर उसको मना कर देंगे भाई ये बहुत यूनिक नेचर की रिस्क है, ये बहुत यूनिक नेचर की रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है, इसको तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल डील नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क, रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, inquire and document the management response, nature of internal control, consider any unique risk, existence of any particular characteristic of inherent risk. Done, ये हो गया अपना रिस्क आइडेंटिफिकेशन। कोसो फ्रेमवर्क कुछ ही नहीं है, 5 कंपोनेंट अपने पढ़े थे माइक्रा वाले, 5 इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट, कोसो फ्रेमवर्क में वो सेम 5 कंपोनेंट है माइक्रा के, प्लस 3 ऑब्जेक्टिव भी है, प्लस 3 ऑब्जेक्टिव भी है, बहुत इजी है। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआरओ, सीआरओ 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआरओ, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव। एक तो 5 कंपोनेंट हो गए अपने कोसो के अंदर, वो जो अपने माइक्रा पढ़े थे वो के 5 कंपोनेंट डाल देना। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआरओ, 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआरओ, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो। रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस सच एज फॉलोइंग, फॉलोइंग की वजह से रिस्क अराइज हो सकती है और चेंज हो सकती है। किस किस की वजह से, अगर ग्रोथ करनी है, अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ करनी है, तो चाहे फॉरेन हो या इंडिया हो, चाहे इंडिया हो या फॉरेन, न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च करना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ करनी है तो चाहे इंडिया हो या फॉरेन, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। उस न्यू प्रोडक्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बंदे चाहिए होंगे, उस न्यू प्रोडक्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बंदे चाहिए होंगे। अगर आपको ग्रोथ करनी है चाहे इंडिया हो या फॉरेन, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, उस न्यू प्रोडक्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बंदे चाहिए होंगे। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो चाहे इंडिया हो या फॉरेन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बंदे चाहिए होंगे। ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, फॉरेन, एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम, न्यू बंदे मतलब न्यू पर्सनल, और बाकी कोई भी चेंज है, चेंज इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, या फिर न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, तो अगर आपको ग्रोथ करनी हो चाहे इंडिया हो या फॉरेन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, न्यू प्रोडक्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यू बंदे भी चाहिए। ओके, चलो।
रिस्क बेस्ड असेसमेंट। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है। हाँ, ये अपने बुक का स्नैपशॉट है, ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। इसमें ओनली निमोनिक्स है जो जो इंपॉर्टेंट है। पर नहीं सर, हमको फुल बुक भी चाहिए, वो दे दो। तो भाई न्यू फुल बुक जो अगर आपको चाहिए तो वो तो आपको परचेस करनी पड़ेगी। ये अपनी फुल बुक है, इसके नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ओनली 500 पेजेस की। 500 पेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट भी कवर है प्लस क्वेश्चन भी कवर है। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों के दोनों कवर है 500 पेजेस के अंदर, प्लस पूरे चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है। पैराग्राफ मुझे भी पसंद नहीं है। चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में सब कुछ हाईलाइटेड है, सब कुछ बोल्ड और हाईलाइटेड सब कुछ कर रखा है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये टेबुलर फॉर्मेट पे भी है, चार्ट भी है, सब कुछ है इसके अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया कि आईसीएआई ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक के रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया अपन ने, ठीक है। ट्रिक भी अगर कुछ है याद करने की तो ट्रिक भी वहाँ पे साथ में अपन ने लिखी हुई है, जहाँ जहाँ पे भी ट्रिक होगी। ये जैसे अपन ने चुम्मासी वाली ट्रिक पढ़ी थी, ये यहाँ पे आ गई। ओके, तो सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा तुमको, ये क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। ओके, बाकी ये वाली तो मैं तुमको फ्री में शेयर कर ही दूंगा। सो रिस्क बेस्ड ऑडिट कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, फटाफट देख लो इसको। जनरल स्टेप टू कंडक्ट रिस्क बेस्ड ऑडिट के लिए क्या स्टेप होता है? रिस्क को ढूंढना, रिस्क को मारना और रिपोर्ट कर देना। रिस्क को ढूंढा, उसको मारा, फिर रिपोर्ट कर दिया। रिस्क को ढूंढा, उसको मारा, फिर रिपोर्ट कर दिया, खत्म। रिस्क को ढूंढा, रिस्क को असेस करा, फिर रिस्क को मारा, रिस्क को रिस्पॉन्स दिया, फिर रिपोर्ट कर दिया। रिस्क को ढूंढना मतलब रिस्क असेस करना, रिस्क को मारा मतलब अपन ने रिस्क को रिस्पॉन्स दिया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के, फिर रिपोर्ट कर दिया। तो सबसे पहले रिस्क को ढूंढा, 3 की स्टेप और 3 डिस्टिंक्ट फेस, दोनों सेम ही है। असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस, पहले रिस्क को असेस करा, फिर इसको मारा, रिस्पॉन्स दिया अपन ने, एफएपी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के उसको रिस्पॉन्स दिया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के उसको रिस्पॉन्स दिया अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट कर दिया, इशू एन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। इसको ढूंढा, इसको मारा और रिपोर्ट कर दिया, डन। तो ये अपना चैप्टर हो गया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।